2023 के रशियन दौरे में चीनी सदर ने प्रेसिडेंट पुतिन से जो गुफ्तगू की थी उसी की झलक आपने विक्ट्री परेड में देखी है। सबको इंतजार रहा मगर चीन ने रोबोटिक आर्मी तो परेड में दिखाई ही नहीं। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप छुप छुप कर ये परेड देखते रहे, लेकिन इन्हें हकीकी दुख किसी और चीज का था। अमेरिकन फाइटर प्लेन्स जापान के खिलाफ चीन की मदद को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आए तो थे, लेकिन चाइना की आजादी में मदद किसी और ने की थी। ड्रैगन ने दरअसल ये दिखाया है कि उसने एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजीज को अपनी फ्रंट लाइन मिलिट्री डॉक्ट्राइन का हिस्सा बना लिया। इंडिया लंबे अरसे के लिए अभी अमेरिकन कैंप ही में रहेगा, क्योंकि उसे इतने बड़े पैराडाइम शिफ्ट के लिए अपने वर्कर्स तक के माइंडसेट को बदलना होगा, जो फिलहाल मुमकिन नहीं। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल राइच। मार्च 2023 में जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग 3 रोजा रशियन दौरे से रुखसत हो रहे थे तो सदर पुतिन के साथ उनकी एक गुफ्तगू, एक वीडियो बहुत वायरल हुई। क्रेमलिन से रुखसत होते हुए दरवाजे पर रुककर शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा था कि दुनिया में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो हमने एक सदी से नहीं देखी थी, और हम दोनों इन तब्दीलियों को ड्राइव कर रहे हैं। जवाब में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से शी जिनपिंग का हाथ दबाया और कहा, आई एग्री, मैं इत्तेफाक करता हूँ। याद रखें दोस्तों, ये विजिट उसी साल का था जब रूस के यूक्रेन पर हमले को 1 साल और 1 माह हो चुका था, 13 मंथ हो चुके थे। इंटरनेशनल मीडिया में इस क्लिप का ट्रांसलेटेड क्लिप बहुत वायरल हुआ था। इसके बाद से चाइनीज पॉलिसीज को बहुत से एनालिस्ट इसी जाविये से देखने लगे कि चीन नए वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करने की तरफ बेबी स्टेप्स लेने लगा है और रशिया इसका पार्टनर है। इसी को समराइज करके वंस इन अ सेंचुरी चेंज टर्म का इस्तिलाह का नाम दे दिया गया। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये टर्म दरअसल चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स ने 14-15 वर्ष पहले से कहना शुरू कर दी थी, और इसका बैकग्राउंड इससे बहुत मुख्तलिफ था, जिसे आज के तनाजुर में समझना बहुत ज़रूरी है। दरअसल 2008 में अमेरिका में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान आया था। एक जाइगेंटिक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। वॉल स्ट्रीट हाउसिंग बबल ब्रस्ट कर गया था। अमेरिका में हाउसिंग सेक्टर $13 ट्रिलियन 13,000 अरब डॉलर्स के नुकसान में चला गया था, और यूएस स्टॉक्स 50% नीचे गिर गए थे। ग्लोबल इकोनॉमी में $30 ट्रिलियन 30,000 अरब डॉलर्स का नुकसान हो गया था। वेस्टर्न इकोनॉमी का भुरकस ही निकल गया था। 2008 से 9 तक इस क्राइसिस का पीक मोमेंट था, और अमेरिका को खास तौर पर, जबकि वेस्टर्न ममालिक को अमूमी तौर पर अगले 6 साल इसी क्राइसिस से संभलने में लग गए थे। वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर के लिए 2008-9 का ये फाइनेंशियल क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसने अमेरिकन इकोनॉमी और उसके एलाइज की डिपेंडेंस को बहुत अयां कर दिया, खोल कर रख दिया। चीन में इकोनॉमिस्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इस क्राइसिस को दूरबीन और खुर्दबीन लगाकर देख रहे थे। 2009 में, यानी अगले साल, जब ये फाइनेंशियल क्राइसिस पीक पर था, तो चाइनीज स्कॉलर्स युआन पिंग ने कहा था कि हमें वो तब्दीलियां नजर आ रही हैं जो सदियों में एक बार आती हैं, ग्रेट चेंजेस अनसीन इन अ सेंचुरी। इस सूरत हाल पर ड्रैगन लीडरशिप सर्कल में, सीपीसी मीटिंग्स में और स्कॉलर्स में अगले कई साल तक मुबाहिस होती रहीं कि क्या वाकई 2008-9 का डिप्रेशन अमेरिकन सिस्टम में किसी ऐसी खराबी को जाहिर कर रहा है, इस वर्ल्ड ऑर्डर की खराबी को जाहिर कर रहा है जिससे निकलना मुश्किल है, या ये माजी के कई डिप्रेशंस की तरह एक आर्जी मसला ही साबित होगा। क्योंकि उनके सामने, ऐसा कहने वालों के सामने, अमेरिकन हिस्ट्री के कई क्राइसिस की एक तारीख तो थी ना। अब देखिए कि 1907 में अमेरिका बैंकों पर एतमाद उठ जाने से एक गहरे क्राइसिस में धंस गया था, मगर फिर निकल आया। फिर 1929 से 39 तक, 1929 से 39 तक एक और ग्रेट डिप्रेशन आया था, मशहूर ज़माना। इससे भी अमेरिका निकल गया था। इसके बाद 1980 और 90 की दहाई में, 80s और 90s में सेविंग एंड लोन क्राइसिस आया, जिसमें 190 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, मगर अमेरिकन सिस्टम रेजिलिएंट साबित हुआ। वो इससे भी कामयाबी से निकल गया। 2001 और 2 में, 2001 और 2 में .com गोल्ड रश का एक क्राइसिस हो गया था। नेस्डैक जैसी बड़ी कंपनी 80% वैल्यू खो बैठी थी, मगर अमेरिका इसके बावजूद नंबर 1 इकोनॉमी ही रहा, सुपर पावर ही रहा। दुनिया में ये बहस शद्दोमद से हुई कि क्या 2008 और 9 के क्राइसिस को अमेरिका का ज़वाल, डिक्लाइन कहना भी चाहिए या नहीं। चाइनीज़ दानश्वर और सीसीपी पार्टी के लीडरशिप सर्कल में ये डिस्कशन हो रही थी, वो इसी का हिस्सा थे।
एक अमेरिकन वेबसाइट CLM चाइनीज लीडरशिप मॉनिटरिंग में इसकी डिटेल्स भी छपी कि चाइनीज अमेरिकन फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं। इन डिटेल्स को पढ़ने से एहसास होता है कि चाइनीज लीडरशिप समझती है कि अमेरिका अपने अंदरूनी सियासी भूचाल, इख्तलाफात और गैर ज़रूरी जंगों की वजह से दीमक ज़दा तो हो रहा है, लेकिन चीन को अपनी पॉलिसीज सिर्फ इस मफरूज़े पर नहीं बनाना चाहिए कि अमेरिका डूबने वाला है, बल्कि इस तरह बनानी चाहिए कि अमेरिका का ज़वाल चीन का फ़ायदा नहीं है और चीन का अरूज अमेरिका के लिए ज़वाल नहीं है। यानी यूं है कि दुनिया बड़ी तब्दीली से गुजर रही है, एक ऐसी तब्दीली जिसमें किसी और ताकतवर नेशन को अब ड्राइविंग सीट पर बहरहाल आना होगा। दिसंबर 2017 में 2017 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपने तमाम एम्बेसडर्स को बुलाया था। एक मुश्तरका मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में पहली बार ये टर्म उन्होंने अपने लोगों के सामने इस्तेमाल की थी और कहा था कि वो तब्दीलियां आ रही हैं जो सदी में, सेंचुरी में एक बार आती हैं। इस टर्म को फिर सभी ने चाइना में और बाहर बार बार इस्तेमाल किया, वंस इन अ सेंचुरी चेंज। बाय द वे आपको बताएं कि चीन अमेरिकी ज़वाल के बजाय अमेरिकन इकॉनमी के कायम रहने को सपोर्ट करता है और चाहता है, क्योंकि चीन अपनी एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 15% तो अमेरिका को बेचता है। ये कोई 5 से $550 बिलियन बनते हैं अगर हम चाइनीज पोर्ट से माल निकलने के वक्त की कीमत का हिसाब लगाएं तो। इसीलिए चीन कभी नहीं चाहता कि अमेरिकन इकॉनमी गिर जाए या वहाँ कोई ऐसा सियासी भूचाल आए जिसकी वजह से वर्ल्ड इकॉनमी को फ़र्क पड़े और उसके रिजल्ट में चाइनीज़ इकॉनमी को नुकसान पहुँचे। मगर चीन ये ज़रूर चाहता है कि अमेरिका उसकी सरहदों से, उसके बॉर्डर से और उसकी सॉवरेनिटी से दूर रहे, उसमें मुदाखलत ना करे, जिसके लिए ज़रूरी है कि चीन अमेरिका को दिखाए कि चाइना ड्रैगन आर्मी ज़मीन पर, हवा में और समंदर की गहराई में डिफेंस और अटैक दोनों के लिए तैयार है, अपग्रेड है और हिचकिचा भी नहीं रहा, यानी ताकत इस्तेमाल करने की ताकत उसमें है। 3 सितंबर की लैंडमार्क मिलिट्री परेड उसी ताकत का सबसे बड़ा मुजाहरा थी। ये परेड इस बैकग्राउंड में की गई है कि चीन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर फतह पाए हुए 80 ईयर्स हो गए हैं। इस परेड और नुमाइश में जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो ये था कि चीन ने पहली बार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल D61 को नुमाया किया, को दिखाया। इस मिसाइल के बारे में कई साल से स्पेकुलेशंस इंटरनेशनल मीडिया में हो रही थी कि चीन एक ऐसा एटॉमिक वॉर हेड ले जाने वाला मिसाइल तैयार कर रहा है जिसकी रीच ग्लोबल लेवल की है। दूसरे अल्फाज में चाइना वो मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिकन मेनलैंड के किसी भी हिस्से को एटॉमिक वॉर हेड से हिट कर सकता है। ये इसलिए ज़रूरी था कि चाइनीज़ अनऑफिशियल सिक्योरिटी एनालिस्ट्स के मुताबिक अगर किसी वक्त अमेरिका ने अपने किसी एलाई की मदद से या एयरक्राफ्ट कैरियर्स से मेनलैंड चाइना पर हमला किया तो चीन जवाब में बराह रास्त मेनलैंड अमेरिका पर अटैक करेगा, उस एलिमेंट या उसकी प्रॉक्सीज पर नहीं जाएगा। इसलिए ये बात कही जाती थी कि चाइना के पास ऐसे वेपन्स की तैयारी हो रही है जो अमेरिकन लैंड तक बराह रास्त एटॉमिक वेपन ले जा सकते हैं। 2 घंटे की 3 सितंबर की परेड के दौरान 45 कॉलम्स में हथियारों की नुमाइश के आखिरी कॉलम में ये हथियार D61 था। ये ICBM ट्रकों पर लाद कर सामने लाया गया तो सस्पेंस टूट गया, अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस D61 की रेंज 12,000 किलोमीटर है। ये राउंड द ग्लोब टारगेट्स को हिट कर सकता है कहीं भी, यानी इसकी जद में अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट तक हर पॉइंट आ रहा है। इसी नुमाइश में एयरबोर्न तैयारे से फायर किया जाने वाला मिसाइल JL-1 भी शामिल था। इसको फायर करने वाले बम्बार तैयारे H-6N को भी नुमाइश का हिस्सा बनाया गया था। यह भी न्यूक्लियर मिसाइल है। अब इसके साथ ही जो तीसरा वेपन शो किया गया, दिखाया गया, नुमाइश में पेश किया गया, ये तीनों मिलकर दरअसल वो सरप्राइज बनते थे जो इस नुमाइश की इंटरनेशनल हेडलाइन थी, क्योंकि ये तीसरा वेपन एक पावर इक्वेशन को कंप्लीट कर रहा था, मुकम्मल कर रहा था। ये तीसरा हथियार सीबोर्न, समंदर से निकलने वाला न्यूक्लियर सबमरीन से फायर किया जाने वाला JL-3 मिसाइल था। चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, PLA ने ज़मीन, हवा और समंदर से न्यूक्लियर अटैक करने की, और वो भी हज़ारों किलोमीटर दूर से करने की यूनिक कैपेबिलिटी दिखाई है इस नुमाइश में। इस सलाहियत को आप सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है, यानी तीनों न्यूक्लियर मिसाइलों की सलाहियत। रूस और अमेरिका के बाद अब चीन वो तीसरा मुल्क बन गया है जो सेकंड और थर्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है तीनों जगह से। बाय द वे, रूस और अमेरिका के अलावा फ्रांस और बरतानिया के पास भी समंदर और हवा से एटॉमिक मिसाइल्स फायर करने की पावर है, सलाहियत है, मगर इनकी ज़मीनी सलाहियत चीन से बहुत कम है।
صرف چین، امریکہ اور روس وہ 3 ممالک ہیں دنیا میں جو گلوبل ٹارگٹس کو ان تینوں پوزیشنز سے ہٹ کر سکتے ہیں۔ ان میں سمندر کی کیپیبلٹی، سمندر کی صلاحیت اس لیے سب سے اہم ہے کہ ان تینوں ممالک کے پاس نیوکلیئر پاورڈ سب میرینز ہیں جو کہ نوائز، شور پیدا نہیں کرتی سمندر میں یا بہت کم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں ڈیٹیکٹ کر کے فائرنگ سے پہلے ہٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، وہ ممالک جن کے پاس نیوکلیئر پاور تو ہے لیکن وہ لینڈ، سی اینڈ ایئر سے ICBMs یا کسی بھی طرح کا گلوبل ٹارگٹ ہٹ نہیں کر سکتے، وہ سو کالڈ نیوکلیئر ٹرائیڈ کلب کے ممبر نہیں بن سکتے۔ اس طرح اس پریڈ کا سب سے بڑا سرپرائز یہی تھا کہ چین نے سمندر سے فائر ہونے والا JL-3 اور موبائل لانچرز، گراؤنڈ سے فائر ہو سکنے والا نیوکلیئر ICBM D61 پریڈ میں ڈسپلے کیا، اور ہوا والا بھی ہم بتا چکے۔ کیورس فیلوز، اب ضروری نہیں کہ یہ تمام ہتھیار چین کے پاس بڑی تعداد میں موجود ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف یہی ہوں، کچھ چھپائے بھی ہوں گے۔ آخر ڈسیپشن بھی تو جنگ کا ایک ہتھیار ہی ہوتا ہے۔ دشمنوں کو دھوکے میں رکھنا ایک جنگی مہارت ہے، اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ ان چائنیز ہتھیاروں کا سٹاک کتنا ہے، اور نمائش کے لیے دکھائے گئے ہتھیاروں کے علاوہ اور کتنے ہتھیار ہیں، اور جو دکھائے گئے وہ کتنے آپریشنل ہیں۔ دوستو، اس پریڈ میں چین نے ایک ایسے ڈرون کی نمائش بھی کی ہے جو اس سے پہلے کسی ملک نے آج تک نہیں بنایا یا اس کو آپریشنل نہیں کیا۔ یہ سی ڈرون AJX002 تھا۔ یہ اب اپنی نوعیت کا پہلا ان مینڈ سی ڈرون نہیں تھا، اس سے پہلے بھی ایسے ہتھیار دنیا میں موجود ہیں، لیکن 65 فٹ لینتھ، 20 میٹر سے زیادہ کا یہ سی ڈرون پہلی بار کسی فوج نے کمبیٹ پرپز کے لیے، جنگ کے لیے ایکٹیو کیا ہے، فوج کے حوالے کیا ہے۔ بائی دا وے، امریکن آرمی بوئنگ کمپنی سے ایک 29 میٹر لینتھ کا اوراکا، جو ظاہر سے بہت بڑا سی ڈرون ہے، ان مینڈ سی ڈرون ہے، وہ تیار کروا رہی ہے، لیکن یہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ کئی بار اس کا پروٹوٹائپ نمائش کے لیے امریکنز نے پیش کیا ہے، لیکن یہ بھی ٹیسٹنگ فیز ہی میں ہے، ابھی ملٹری کے فوج کے حوالے نہیں ہوا۔ لیکن چین نے اس سب سے پہلے، سب سے بڑے، مکمل اور آپریشن سی ڈرون کی نمائش کر کے نہ صرف سرپرائز دیا ہے بلکہ دکھایا ہے کہ اس کی ڈرون ٹیکنالوجی اب مین سٹریم ویپن ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹل فیز سے گزر کر فرنٹ لائن ملٹری ڈاکٹرائن میں شامل ہو چکی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کا لازمی حصہ ہے۔ اس کا بھرپور اظہار شارپ سورڈ نام کے ڈرون کی نمائش سے ہو گیا۔ یہ بہت بڑے سائز کا اسٹیلتھ ڈرون تھا جو دراصل لیٹسٹ جنریشن چائنیز فائٹر جیٹس کے ساتھ مل کر اٹیک کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسٹیلتھ کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، ایک ایسا طیارہ، ایسا ہتھیار جو دشمن ریڈار سے بچ کر اٹیک کر سکتا ہو، دشمن کی ٹیریٹری میں جا سکتا ہو۔ اس اسٹیلتھ ڈرون کا بنیادی مشن الیکٹرانک وارفیئر سے دشمن کے ریڈارز کو جیم کرنا اور دشمن میزائلز کو ڈسٹرب کرنا ہے اس کے سگنلز کو۔ اس میں کوئی پائلٹ نہیں ہوگا، لیکن یہ AI ٹیکنالوجی کی وجہ سے فائٹنگ فارمیشن کا حصہ ہوگا ایئر فورس میں۔ ہم نے اپنی اس ویڈیو میں انڈین فارمیشن گوڈزیلا کی جو تفصیل بتائی تھی، اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ AI اکوپڈ ڈرون کو فائٹنگ فارمیشن کا ایئر فورس کا حصہ بنا دینا کتنی بڑی تکنیکی کامیابی ہے۔ ڈریگن آرمی نے لازمی طور پر اس کے لیے پوری ایکسرسائز بھی کر لی ہوگی، اسی لیے تو ملٹری پریڈ میں اسے پیش کیا گیا ہے۔ کیورس فیلوز، مختصراً یہ کہ اس 80ویں وکٹری پریڈ میں 45 کالمز میں چائنیز ملٹری PLA نے ہتھیاروں کی جو نمائش کی ہے وہ اب تک کی دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے ماڈرن نمائش تھی۔ ایسی نمائش جس میں لیزر ویپنز سے لے کر ICBMs، اسٹیلتھ ڈرونز، ٹینکس، اینٹی میزائل سسٹمز اور ان مینڈ سب میرین سی ڈرونز تک سبھی کچھ تھا، وہ سب کچھ جو چین کو امریکہ سے مقابلے کے لیے یا تائیوان پر ممکنہ جنگ کی صورت میں چاہیے ہو سکتا ہے۔ اس میں وہ سب کچھ تھا جو آج سے پہلے آپ نے فلموں میں دیکھا تھا یا کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن اب دور حاضر اور مستقبل کی جنگوں کا لازمی حصہ ہے۔ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ کے پاس، USA کے پاس اس سے بہتر ویپنز ہوں، ہتھیار ہوں، لیکن جب تک وہ کوئی ایسی نمائش نہیں کرتے، یہ والی ڈریگن پریڈ ہی 3 ستمبر والی ہی اب تک کی سب سے بڑی ملٹری نمائش مانی جائے گی۔ اس 45 کالمز کی پریڈ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ چین نے غزہ جینوسائیڈ اور 2 جنگوں کو دیکھتے ہوئے اس نمائش کا انعقاد کیا ہے، اپنے ویپنز کو اپ گریڈ کیا ہے۔ ایک آپ جان گئے کہ رشیا یوکرین وار، جس میں یوکرین کی طرف سے دراصل پورا ویسٹ مقابلے پر ہے، اور چین دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ڈرونز اور AI فرنٹ لائن ویپنز بن چکے ہیں۔ پھر دوسری جنگ، پاک بھارت 4 روزہ جنگ، اس نے بھی چائنیز ملٹری کو اعتماد دیا کہ ان کے ہتھیار بیٹل ٹیسٹڈ ہیں اور وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتے ہیں۔
चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नाम लिए बगैर इस परेड के दौरान अमेरिका को चैलेंज भी किया। उन्होंने कहा कि चीन कभी किसी बुली से, किसी बदमाश से ना तो आज तक डरा है और ना ही उसकी वजह से उसने अपनी पॉलिसीज को तरतीब दिया है। यानी अमेरिका उसकी पॉलिसीज पर कभी भी असरअंदाज नहीं हो सकता अपने किसी भी बुलिंग एटीट्यूड से। इस परेड में दोस्तों 26 ममालिक के लीडर्स शी जिनपिंग के पीछे खड़े थे। यह मंजर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का महबूब मंजर होता, लेकिन इसी सूरत में अगर वो खुद शी जिनपिंग की जगह पर होते और उनके पीछे इतने ममालिक के प्रेसिडेंट्स खड़े होते। गो के सारे डिस्प्ले के बाद भी चाइनीज आर्मी अमेरिकन आर्मी से ताकतवर साबित नहीं हो गई और ना ही फिलहाल बाय द वे है भी, मगर डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो उनकी ज़ात बहुत पहले है, बाकी सब बाद में। सो उनका फौरी रद्द-ए-अमल व्हाइट हाउस में ये बयान था कि मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं, मुझे इन्होंने बुलाया नहीं, लेकिन अगर बुलाते भी तो मैंने कौन सा जाना था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा कि चाइना और दीगर ममालिक समझते होंगे कि मैं परेड देख रहा हूं और हाँ, मैं देख रहा हूं। ये उनका फौरी रद्द-ए-अमल था, मगर लगता है कि गुजरते वक्त के साथ जैसे जैसे मिनट और घंटे गुजरते रहे, उनकी बेचैनी में इजाफा होता रहा और ये परेड खामखा दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के नाजुक मिजाज प्रेसिडेंट के सर से उतर नहीं सकी। इसीलिए उन्होंने रात में या शाम में किसी वक्त अपने ज़ाती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसका नाम उन्होंने खुद ही सच्चा सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल रखा हुआ है, हालांकि उस पर सारा दिन झूठ बोलते हैं, उस पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से शिकवा किया कि आपने इतनी अच्छी परेड कर डाली लेकिन हमारा शुक्रिया तो अदा किया ही नहीं। हालांकि चीन को जापान से आज़ादी दिलवाने में हमने यानी अमेरिका ने आपकी बहुत मदद की थी, बहुत से अमरीकी इस दौरान जान से भी गए थे। फिर उन्होंने मज़ीद लिखा और बुज़ुर्गों की तरह दुआ दी कि जाओ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब और अजीम चाइनीज़ लोगों, खुश रहो, आबाद रहो, मगर जब तुम अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो तो प्यूटन और किम जोंग उन को मेरा गर्मा गर्म खलूस भरा पैगाम ज़रूर देना। अच्छा दोस्तों, इस पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप के इस टेक्स्ट में इतनी बात तो दुरुस्त है कि अमेरिका ने जापान के खिलाफ चीन की मदद की थी, लेकिन ये मदद 1941 और 2 के दरमियान की गई थी, जब फ्लाइंग टाइगर्स के नाम से अमेरिकन वॉलंटियर्स की एक टीम ने फाइटर प्लेन्स उड़ाए थे। उन्होंने जापानी जहाज़ों का मुकाबला किया था और अमरीकियों की जानें भी गई थीं। मगर ये वो मदद नहीं थी जिसके बाद चीन को फतह मिली। जीत के लिए, फतह के लिए, जापान के खिलाफ फैसला कुन जीत के लिए जिस मुल्क ने चीन से असल में ताउन किया था वो सोवियत रशिया था, स्टॉलिन का रशिया था। 15 अगस्त 1945 को 1945 को जब जापानी शहंशाह हिरोहितो ने ऑफिशियली रेडियो पर सरेंडर का हथियार डालने का ऐलान किया था, तो चीन के नॉर्थ में, शुमाल में, मंचूरियन रीजन में जापानीज फोर्सेस रशियन फोर्सेस के घेरे में पहले से आ चुकी थी। जापान की मशहूर ज़माना कोंतांग आर्मी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो कभी हथियार नहीं डालते, वो रशियन फोर्सेस के सामने बेबस हो चुके थे, क्योंकि ज़्यादातर तो वैसे ही लड़ाई में मारे जा चुके थे, सप्लाई लाइंस अरसे से कट चुकी थी, असलहा ख़त्म हो चुका था और बचे कुचे जापानी फ़ौजियों ने हथियार डालने शुरू कर दिए थे। रशियन फोर्सेस ने चाइनीज़ मंचूरियन रीजन में जापानियों को सरेंडर करवाने के बाद ये वाला चीनी इलाका मौज़ेतुंग की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले कर दिया था। जब ये सब हो रहा था अगस्त 1945 में, तो उस वक्त अमेरिका मौज़ेतुंग के खिलाफ लड़ने वाली चियांग काई शेक की आर्मी के साथ खड़ा था, माओ के साथ नहीं था। लेकिन मंचूरिया जब माओ के हाथ में आ गया तो फिर चेयरमैन माओ की फोर्सेस को मौका मिल गया, वो ताकतवर हो गई और उन्होंने अमरीकी इत्तेहादी चियांग काई शेक को शिकस्त दे दी। जिसके बाद आप सब जानते हैं क्या हुआ कि चियांग काई शेक अपनी फोर्सेस को लेकर आखिरकार ताइवान में पनाह लेने पर मजबूर हुए, जहां उन्हें आज तक अमेरिकन फोर्सेस डिफेंड कर रही हैं। यह भी एक वजह है कि ताइवान के हुक्मरान आज भी मंचूरिया में जापान के खिलाफ रशियन मदद से हासिल की गई फतह का जश्न नहीं मनाते, बल्कि जापान के साथ इत्तेहाद और दोस्ती को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, जबकि चीन इस फतह का जश्न मना रहा होता है क्योंकि वहाँ पर सीपीसी की हुकूमत है, माओ की पार्टी की हुकूमत है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कि अमेरिका ने चीन की मदद की थी, सच तो है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरा सच यही है कि 100 साल तक चीन को लूटने में जिन वेस्टर्न नेशंस का हाथ था उनमें अमेरिका भी शामिल था। अमेरिका ने ही ओपन डोर पॉलिसी नाफिज की थी, जिसका मतलब था कि बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस और जापान चीन के जिस जिस हिस्से पर काबिज हैं वो अपने अपने मकबूजा चाइनीज़ रीजन में अमेरिका समेत किसी भी दूसरे मुल्क के लिए दरवाजे बंद नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले चीन की बंदर बांट यूं थी कि जिस हिस्से पर जिस गैर मुल्की ताकत का कब्जा है वहाँ के वसाइल सिर्फ वही मुल्क लूट सकता था।
مگر جب امریکہ یہاں داخل ہوا تو اس نے براہ راست کسی حصے پر قبضہ کرنے کے بجائے چائنیز وسائل کی تقسیم کو اوپن ڈور پالیسی سے جوڑ دیا، جو جہاں سے جتنا چاہے کاروبار کے نام پر افیون بیچے اور چائنیز گولڈ لے جائے، چائنیز وسائل لوٹ لے۔ چین اس صدی کو سینچری آف ہیومیلیشن، ذلت کی صدی کہتا ہے، جو کہ رفلی 1839 سے 1949 تک بنتی ہے، 1839 سے 1949-50 تک۔ اس کی کہانی آپ ہمارے اس ویلاگ کے سلسلے میں ضرور دیکھیے گا کہ کیسے چین نے ایک 100 سال کے دوران، بدترین قبضے کے دوران، اپنوں، بیگانوں اور اپنے شہنشاہوں سے ایک چومکھی لڑائی لڑی اور جیتے بھی۔ اس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آئی بٹن پر ٹچ کر کے اس ویڈیو کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو خیر، ہم بتا رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنیز ملٹری پریڈ دیکھی اور اس پر کم از کم 2 مرتبہ رد عمل بھی دیا۔ انہوں نے انڈیا کے بارے میں بھی رد عمل دیا کہ لگتا ہے ہم روس اور انڈیا کو کھو چکے ہیں۔ بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ انڈیا چین کے کیمپ میں جا کر امریکہ پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا کا پولیٹیکل اور اکنامیکل سٹرکچر ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ چائنیز کیمپ میں جا سکیں اور امریکہ کو چھوڑ سکیں۔ انڈین پالیسی میکرز اور ان کی ایلیٹ کلاس کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب انہوں نے صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے 3.5 سال کسی طرح نکالنے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت اس سے پہلے ختم ہو جائے، ان کا موڈ بدل جائے، یا پھر 3.5 سال گزارے جائیں۔ یہ ان کو اچھی طرح علم ہے۔ وہ امریکی کیمپ سے اچانک چائنیز کو لیڈرشپ رول میں قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کو چائنیز کیمپ میں جانے کے لیے اوپر سے نیچے تک اپنی ساری سول ملٹری ڈاکٹرائن اور سیاسی پارٹیز کے ورکر تک کا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا۔ اب دیکھیے نا، اب تک انڈیا نے اپنے ووٹرز اور عوام کو یہ بیچا ہے کہ وہ چین کی ہم پلہ طاقت ہیں، اور ویسٹرن ورلڈ کی مجبوری ہے کہ وہ انڈیا کو، بھارت کو اسٹریٹجک اتحادی بنا کر رکھیں تاکہ ایسٹرن پارٹ آف دا ورلڈ میں چین کو کنٹین رکھا جا سکے، آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، اور یہ کام ان کے مطابق صرف انڈیا کر سکتا ہے۔ انڈیا کے چائنیز کیمپ میں جانے کے لیے انڈین پولیٹیشنز کو پہلے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ وہ چائنیز پاور کو کم از کم ریجنل ہیجمون، علاقے کا بڑا، اپنے سے بہت طاقتور ملک سمجھنے لگے ہیں، ماننے لگے ہیں۔ اور یہ حقیقت انڈین پارٹیز کا ووٹر کسی صورت دل سے ماننے کو تیار نہیں، ایلیٹس تو کیا مانیں گے۔ پھر چائنیز کیمپ میں جانے کے لیے انڈیا کو بہرحال پاکستان سے بھی تعلقات ٹھیک کرنا پڑیں گے، بارڈر ڈسپیوٹس پیسفلی حل کرنا ہوں گے۔ اب دیکھیے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انڈیا چائنیز کیمپ میں بھی ہو اور پاکستان میں سی پیک کے خلاف دہشت گردوں کی مدد بھی کر رہا ہو، چائنیز انجینئرز کو مروانے کے لیے انٹیلیجنس اور فنڈز بھی دے رہا ہو۔ پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ انڈیا SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بھی ہو اور یہ بھی کہے کہ ہم نے پاکستان سے 6 جہازوں کی تباہی کا بدلہ بھی لینا ہے، آپریشن سندور کو بھی جاری رکھنا ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ SCO تو ہے ہی ریجنل سیکیورٹی کا ادارہ، جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو اس کے ممبرز ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکیورٹی میں، ایک دوسرے کی سیکیورٹی میں تعاون کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ ان ممالک کے درمیان ہوگا تو SCO کے فریم ورک کے اندر ہی اسے حل کیا جائے گا پرامن طور پر۔ پھر انڈیا اس لیے بھی دوستوں ویسٹرن کلب کو نہیں چھوڑ سکتا کہ اس کی کل انڈسٹری کا سب سے بڑا پروفٹ آتا ہی ویسٹ سے ہے، خصوصاً امریکہ سے۔ امریکہ سے انڈیا کی اینول ٹریڈ اسے $45 بلین کا سرپلس دیتی ہے، فائدہ دیتی ہے، جبکہ چین سے سالانہ ٹریڈ انڈیا کو $99 بلین کے ڈیفیسٹ میں رکھتی ہے، ایک طرح سے نقصان میں رکھتی ہے۔ ڈریگن کیمپ میں جانے سے بھارت معاشی طور پر بھی فائدے کے بجائے نقصان میں زیادہ رہے گا، کیونکہ امریکہ مزید معاشی پابندیاں لگا سکتا ہے، جیسا کہ وہ لگا بھی رہا ہے ٹیرفز کے نام پر۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فی الحال جو بھی کر رہا ہے وہ پاور ٹیکٹکس ہیں، آپٹکس ہیں۔ تصاویر بنوا لیں، چل پھر کے چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے ساتھ اور پیوٹن کے ساتھ دکھا دیا، ہاتھ نچا کے ویڈیوز بنوا لیں اور ان کو وائرل کرنے کی کوشش کی۔ مگر جو اسٹریٹجک شفٹ امریکن کیمپ چھوڑنے کے لیے انڈیا کو چاہیے، اس کے لیے انڈیا بالکل تیار نہیں اور نہ ہی اتنی جلدی تیار ہو سکتا ہے۔ انڈیا ویسٹرن کیمپ میں ہی رہے گا، بس ڈونلڈ ٹرمپ کا انتظار کرے گا کہ کب اس کی پرسنل ایگوز تھوڑی بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں یا امریکہ میں اگلی حکومت آتی ہے اور اس کو دوبارہ وہی امپورٹنس ملنے لگتی ہے جو پہلے ملتی تھی۔ یہ حقیقت چین سمیت تمام SCO ممالک کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب تک انڈیا کوئی میجر فورن پالیسی شفٹ نہیں لیتا، چین بھی یہ دکھائے گا تو صحیح کہ وہ انڈیا کو قریب لانا چاہتا ہے، لیکن وہ کرے گا نہیں۔ چین اسے شک کی نظر سے ہی دیکھتا رہے گا۔ حالانکہ اگر آپ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں تو انڈیا کے لیے چائنیز کیمپ میں آ جانا 100% فائدے کی بات ہے، کیونکہ ایک تو جیوگرافیکلی
وہ ज़मीनी तौर पर इसी रीजन में है और इसी के करीब उसको ज़्यादा रहना चाहिए। बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाक इंडिया और इंडिया चाइना राइवलरी ख़त्म होने से या कम होने से भी डिफेंस में इन सब ममालिक की बचत होगी, इंडिया की बहुत ज़्यादा बचत होगी। बॉर्डर्स पुरस्कून होने से तीनों ममालिक में टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी ताउन बढ़ने से अरबों डॉलर्स का फ़ायदा जो अमेरिकी मंडियों से इंडिया को हो रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ होने लगेगा। मगर मसला यह है कि इंडिया अपने हिंदुत्व एजेंडे में इतना आगे जा चुका है कि एक पूरी नस्ल इस आइडियोलॉजी पर परवान चढ़ चुकी है। कम से कम बीजेपी और नरेंद्र मोदी के होते हुए तो मुमकिन नहीं कि वो इतना बड़ा पूरम पॉलिसी शिफ्ट ले सकें। इंडिया में दीगर बहुत से ज़हीन दिमाग मौजूद हैं, हो सकता है वो इसका कोई और अच्छा हल निकाल लें, लेकिन फ़िलहाल उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना रहेगा, मुसलसल रहेगा, और नरेंद्र मोदी के होते हुए ख़ास तौर पर कम से कम फ़िलहाल तो है। और हाँ, आखिर में आपको बताएं कि चाइनीज़ विक्ट्री परेड के बारे में एक बात बहुत कही जा रही थी, मशहूर थी, कि वो अपनी एक रोबोटिक आर्मी को परेड में शामिल करेंगे, AI पावर्ड रोबोटिक ग्राउंड कॉम्बैट फोर्स। लेकिन 45 परेड कॉलम्स में तो हमें ये फोर्स देखने को हरगिज़ नहीं मिली। बात यह है क्यूरियस फेलोज़ के इस फोर्स की हाइप ज़्यादा थी, गलगला बहुत था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि चाइना कोई नई ग्राउंड फोर्स बना रहा है जिसमें रोबोट्स, इन्फेंट्री यूनिट्स की तरह मशीन गन्स लेकर सफ़ दर सफ़ आगे बढ़ रहे होंगे। बल्कि ऐसा था कि रोबोटिक टेक्नोलॉजीज़ और AI पावर्ड वेपन्स ही को वो रोबोटिक आर्मी कह रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रैगन आर्मी के पास रोबोट्स हैं, लेकिन ये ग्राउंड फोर्स की मदद के लिए हैं, सर्वेलेंस के लिए हैं, जासूसी में, तंग और अंधेरी जगहों पर ऑपरेशंस में और दुश्मन को धोखा देने में ताउन के लिए है। आपने परेड में ऐसे ही एक वुल्फ रोबोट की झलक देखी होगी जब साइबर फोर्स का परेड कॉलम गुजर रहा था। बाय द वे, इस परेड में पहली बार किसी मुल्क ने अपनी साइबर फोर्स को भी दिखाया था, जिसमें छोटे साइबर ड्रोन्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे और कुछ रेडार सिस्टम्स भी इसमें नज़र आते हैं जो कि सिग्नल्स डिस्ट्रप्शन के लिए, इनको ख़राब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर इसमें वो व्हीकल्स भी थी, गाड़ियाँ भी थी जो ग्राउंड फोर्सेस ही की सपोर्ट के लिए थी, लेकिन बगैर ड्राइवर और फोर्सेस के चलने वाली थी, अनमैन्ड थी। इसी सब को मिलाकर AI पावर्ड रोबोट सपोर्ट फोर्स कहा जा रहा था। आप इसे उर्फ़े आम में रोबोटिक आर्मी कह सकते हैं। इस किस्म का, इस लेवल का मॉडर्न मिलिट्री हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिस्प्ले साथियों तारीख में पहली बार हो रहा है। आइंदा ऐसे मज़ीद भी होंगे जो कि अमेरिका और रूस की तरफ से गालिबन सामने आए। मुस्तकबिल की जंगें भी इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ की मदद से लड़ी जाएंगी। वंस इन अ सेंचुरी चेंजेस सियासी, मुआशी और जंगी तीनों मैदानों में आ रही हैं। कमज़ोर ममालिक के पास, वीक कंट्रीज़ के पास, निस्बतन कमज़ोर कंट्रीज़ के पास ये चॉइस कम से कम हो रही है कि वो खुद मुख्तार रह सकें, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर्स में स्विट्ज़रलैंड और स्पेन रह गए थे। ऐसा लगता है कि मॉडर्न दौर में निस्बतन हर कमज़ोर मुल्क को अपने डिफेंस के लिए दो बड़ी ताकतों में से किसी एक के साथ लाजमी जाना पड़ेगा, किसी एक ताकतवर अलायंस के साथ बाहर सूरत जुड़ना पड़ेगा। अकेला उसके लिए रहना नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, एक सदी में आने वाली इतनी बड़ी तब्दीलियों को दरअसल इंटरनेशनल ग्रेट गेम बरसों से हल्का फुल्का पुश कर रही थी। हमने अमेरिका, रूस और चीन के दरमियान जारी इसी द ग्रेट गेम को दर्जनों किताबों, ओपन सोर्स वीडियोस और आलमी अखबारात से अखज़ करके एक शानदार डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की शक्ल में बनाया है। आपको ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ एक बार ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह बड़ी आलमी ताकतें एक दूसरे के खिलाफ जासूसी करती हैं, जहर के इंजेक्शंस लगाती हैं, टेक्नोलॉजी चोरी और कॉपी करती हैं और एक दूसरे की सियासत में अपने खुफिया घोड़े तक दौड़ाती हैं। ये सब देखने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर टच करना है। यहाँ देखिए हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, और ये रही दरिया रावी की कहानी, जब रावी लाहौर को तीन अतराफ से घेर कर बहता था।